अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है और हम अपनी विजुअल प्रोग्रामिंग की क्लास के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने लिंक को स्टडी किया था और फिर हमने लिंक टू सीक्वल को स्टडी किया था। हमने कहा था लिंक क्या है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी है जिसकी मदद से हम वेरियस डेटा सोर्सेज से डेटा को फेच कर सकते हैं। और लिंक टू सीक्वल एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लिंक क्यूरी को यूज़ करते हुए सीक्वल डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है। जिस तरह से हमने लिंक के बारे में कहा था कि लिंक एक ORM है, यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है, जिसमें हम डेटाबेस के टेबल्स को ट्रांसलेट करते हैं इनटू डॉटनेट क्लासेस। इसी तरह से आपका जो एंटिटी फ्रेमवर्क है वो भी एक ORM फ्रेमवर्क है, यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है, जिसमें आपके डेटाबेस के टेबल्स आपकी क्लासेस के साथ क्या हो जाते हैं, मैप हो जाते हैं। और ये फ्रेमवर्क कौन सपोर्ट करता है, ये किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। यानी हम एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के ऊपर वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क हमें रैपर मेथड प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम डेटाबेस के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने डेटाबेस के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो ये हमें ऐड का मेथड प्रोवाइड करता है। अगर हमने डेटाबेस की किसी टेबल से कोई चीज़ रिमूव करनी है तो ये हमें रिमूव का मेथड प्रोवाइड करता है। इसी तरह अपडेट के लिए ये हमें अपडेट का मेथड, और डिलीट के लिए ये हमें रिमूव का मेथड क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है। और अगर हमें फेच करना है तो हम सिंपल टेबल का नाम लिखते हैं और साथ टू लिस्ट लगाते हैं। ये जिस तरह से भी हमने फेच करना हो हम उसको फेच कर लेते हैं। ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है जो डेटाबेस के टेबल्स को डॉट नेट क्लासेस के साथ क्या करता है, मैप करता है। यानी अगर आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर वेरियस टेबल्स हैं और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इसका C# का कोड लिखा जाए जिसमें ये टेबल्स जो हैं क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएं और टेबल्स की जो फील्ड्स हैं वो आपके पास क्लासेस की प्रॉपर्टीज बन जाएं, इस तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ORM फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। एक हमने उस दिन लिंक पढ़ा था, लिंक टू सीक्वल, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम ORM, लिंक टू सीक्वल ORM है और एंटिटी फ्रेमवर्क भी ORM है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, इस पर बात पर हम थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास 3 तरह की अप्रोचेस हैं जिनको हम एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कि हमने अगर डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं या एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करना है इस ORM को, तो हम 3 तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीकाकार हमारे पास है, उसे हम कहते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। इसको हम कहते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। मैं पहले लिख लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। दूसरी को हम कहते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच, और तीसरी को हम कहते हैं मॉडल फर्स्ट अप्रोच। अब इन तीनों अप्रोचेस को हम समझते हैं, यानी 3 तरीके से हम एंटिटी फ्रेमवर्क को अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। 3 अप्रोचेस हैं। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का मतलब ये है कि हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस बनाया है, यानी टेबल्स बनाए हैं, उनके अंदर फील्ड्स बनाई हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटाबेस है ये ट्रांसलेट हो जाए इनटू डॉट नेट क्लासेस। तो हम इस ORM को यूज़ करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क को। ये क्या करेगा, उस डेटाबेस को हमारी डॉट नेट क्लासेस के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। अब यहाँ पर कोड फर्स्ट में अब आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि हमने पहले डॉट नेट की क्लासेस बनाई, क्लासेस के दरमियान रिलेशन बनाए,
और फिर हमने कहा कि ये ORM क्या करेगा, अब चूंकि हमारे पास क्लासेस हैं तो ये उन क्लासेस से क्या बना दे, हमें डेटाबेस बना दे। अब क्या होगा, हमारे पास हमने डेटाबेस नहीं बनाया, हम प्रोग्रामर थे, हमें डेटाबेस पर काम नहीं आता, लेकिन हमें C# पर काम आता है। हमने क्लासेस बना दी, क्लासेस के दरमियान रिलेशन बना दिए। हम चाहते हैं डेटाबेस खुद ब खुद बन जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ORM फ्रेमवर्क को यूज करना पड़ेगा। ये हमारे कोड से क्या बना देगा, डेटाबेस बना देगा। इसी तरह से मॉडल फर्स्ट अप्रोच, मॉडल फर्स्ट अप्रोच का मतलब है आपके पास क्या है, डायाग्राम है, मॉडल डायग्राम है, यानी डिजाइनर की मदद से आपने क्या बना ली, क्लास डायग्राम्स बना ली और उनके दरमियान रिलेशनशिप बना लिया। तो ये डायग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा, डेटाबेस के स्कीमा में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये तीन अप्रोचेस आपके पास आती हैं किसके अंदर, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर। यानी अगर मुझे डेटाबेस अच्छा आता है तो मैंने पहले डेटाबेस बना लिया और मैंने कहा इस डेटाबेस को मैं ट्रांसलेट कर दूं ऑटोमेटिकली डॉट नेट क्लासेस के अंदर, तो मैंने ORM को यूज कर लिया। इसको कहते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि मैंने डेटाबेस फर्स्ट बनाया। अब अगर मुझे कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करनी, यानी मुझे प्रोग्रामिंग अच्छी आती है, कोडिंग ज्यादा अच्छी आती है C# की, तो मैंने पहले क्लासेस बना दी, क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये क्लासेस क्या हो जाएं, इन क्लासेस की मदद से क्या बन जाए, डेटाबेस खुद ब खुद बन जाए। फिर मुझे ORM को यूज करना पड़ेगा जो उन क्लासेस को डेटाबेस में ट्रांसलेट करेगा। तीसरी अप्रोच है, वो हमारे पास इतनी कॉमनली यूज नहीं होती, ये तो दो पहली लिखी हैं, ये बहुत कॉमनली यूज होती हैं। मॉडल फर्स्ट अप्रोच हमारे पास किस लिए यूज होती है, यानी अगर मैंने डिजाइनर की मदद से एक मॉडल्स बनाए, डायग्राम्स बनाई हैं, क्लास डायग्राम्स, उनके दरमियान रिलेशंस बनाए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उस डायग्राम की मदद से मैं डेटाबेस का स्कीमा बना लूं, तो मैं क्या करूंगा, इस ORM को यूज करूंगा। ये इस मॉडल डायग्राम को यूज करते हुए क्या बना लेगा, डेटाबेस का स्कीमा बना लेगा। हम अपनी क्लास के अंदर जिस अप्रोच को यूज करने वाले हैं वो हमारे पास है दिस डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। इसमें हमारे पास क्या होगा कि DB हमारे पास बना हुआ है, हम DB की मदद से ऑटोमेटिकली क्या बना लेंगे, क्लासेस बना लेंगे। ये हम अपनी क्लास में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब अब आ जाते हैं कि डिफरेंस क्या है एंटिटी फ्रेम। हमने तीन तरह के मेथड पर जिनकी मदद से हम डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक एंटिटी फ्रेमवर्क, एक लिंक टू सीक्वल, एक ADO.NET। अच्छा, अब हमने कहा जो एंटिटी फ्रेमवर्क है ये हमारे पास क्या है, ORM है। ORM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हमने कहा लिंक टू सीक्वल भी हमारे पास क्या है, ORM है। ये ADO.NET ये हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास .NET ने बनाई हुई है, और ये ओल्ड फैशन वे है डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का। और द मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क। अब डिफरेंस देखते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ये दोनों ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर हैं, लेकिन इनके दरमियान डिफरेंस ये है कि मैंने कल आपको बताया था कि जो लिंक टू सीक्वल है ये 1-to-1 मैपिंग करेगा। अब आपने कार्डिनैलिटी पढ़ी होगी डेटाबेस के अंदर, क्योंकि 1-to-1 मैपिंग क्या होती है, तो ये आपके पास क्या करेगा, सिर्फ 1-to-1 मैपिंग करेगा कि इसकी, अगर आपके पास 1-to-1 रिलेशनशिप है तो उसी को ये क्या कर सकेगा, मैप कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम आए एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर तो ये 1-to-1, 1-to-मैनी, मैनी-to-मैनी, तो ये हर तरह के रिलेशनशिप को क्या कर सकेगा, मैप कर सकेगा, उसको ट्रांसलेट कर सकेगा। ठीक है। और दूसरा एंटिटी फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा फायदा कि ये इसके पास क्या है, रैपर मेथड्स हैं। अब अगर आप ADO.NET को देखें तो आपको जब भी कोई डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, आपको सबसे पहले कनेक्शन ओपन करना है, आपको उसके बाद कमांड टाइप बनानी है, उसके बाद आपको जो है कनेक्शन को क्लोज भी करना है, क्वेरी को रन भी करना है। तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक इंतहाई कमरसम प्रोसेस है जिसको अवॉइड करने के लिए हम एक नीट एंड क्लीन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, और विच इज़ मोर मॉडर्न, विच इज़ एंटिटी फ्रेमवर्क, जिसकी मदद से हम वही काम जो हम 10 लाइनों में ADO.NET में करते थे, आप देखेंगे कि 2 से 3 लाइनों के अंदर हम एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से इसको कर सकते हैं। एक और बड़ा डिफरेंस जो लिंक टू सीक्वल और एंटिटी फ्रेमवर्क के दरमियान है वो ये है कि जो लिंक टू सीक्वल है ये क्या है, इस वर्ड पे गौर करना है कि ये हमारे पास सिंपल क्या करता है,
एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर लिंक की मदद से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। यानी एसक्यूएल डेटाबेस अगर आपके पास है, उसके अंदर आपने कोई डीबी बनाया हुआ है, उसको लिंक की मदद से क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा डॉट नेट क्लासेस के अंदर। अब अगर डीबी आपके पास ओरेकल का हुआ तो फिर तो लिंक टू सीक्वल वाली टेक्नोलॉजी वहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क का क्या फायदा है कि ये आपके पास डीबी किसी भी किस्म का होगा उस पर ओआरएम वाला काम कर सकेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के फायदे लिंक टू सीक्वल और एडियो डॉट नेट के मुकाबले में। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ और देखते हैं कि हम ये एंटिटी फ्रेमवर्क को CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किस तरह से यूज करेंगे। मैं विजुअल स्टूडियो पर आ जाता हूं और यहाँ पर मैंने एक फॉर्म डिजाइन कर लिया है और ये फॉर्म सिंपल यूजर्स को ऐड करता है। यहाँ मैंने डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक सिंपल यूजर आईडी ली है, जिसमें मैं यूजर आईडी को लिखूंगा और मैं डिलीट करने पर उस यूजर आईडी को डेटाबेस से डिलीट कर दूंगा और इस ग्रिड से भी डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर ये मैंने ग्रिड बनाई है जहाँ पर मैं यूजर्स को क्या करूंगा, लोड करूंगा विद द हेल्प ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क। ये सिंपल मेरा एक फॉर्म है जो मेरे जो टेबल जिस पर हम काम करते आ रहे हैं उसी को रिफ्लेक्ट करता है और हमने वही CRUD ऑपरेशंस अब एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से परफॉर्म करने हैं। मैं यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाता हूँ और आपको अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा दूँ। यहाँ पर सिंपल एक फॉर्म मौजूद है और प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल मौजूद है। मैंने यहाँ पर अब एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड पर जाऊंगा, न्यू आइटम पर जाऊंगा और यहाँ से डेटा पर जाकर मैं एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल को यानी ईडीएम एंटिटी डेटा मॉडल को सिलेक्ट करूंगा। इधर मैं इसको नाम दे देता हूँ POSDB का और इसको मैं कर देता हूँ ऐड। देखें यहीं से हमने लिंक टू सीक्वल ऐड किया था और यहीं से एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल करें। डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ सीक्वल डेटाबेसिस के ऊपर काम करती है ये टेक्नोलॉजी और ये किसी भी किस्म का डेटाबेस होगा उस पर ORM अप्लाई कर सकता है। ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपके पास एक डिज़ाइनर विंडो आएगी जिसमें आपने एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस, हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। याद रखें डीबी हमारे पास बना हुआ है और अभी हमारे पास यहाँ पर कोई क्लास नहीं बनी हुई। हम उस डीबी की मदद से, जिस डीबी में हमारे पास एक टेबल यूज़र के नाम का है, उसकी मदद से हम यहाँ पर क्लास बनाना चाह रहे हैं ताकि हम उस क्लास को, उस एंटिटी को यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद इस स्क्रीन पर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग अटैच करनी है। मैं न्यू कनेक्शन पर क्लिक करता हूं और अपने यहां से सर्वर को सिलेक्ट कर लेता हूं। सर्वर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहां से डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है जिस डेटाबेस को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। टेस्ट कर लेता हूं कनेक्शन और ओके पर क्लिक कर देता हूं। ऐसा करने से यहाँ पर मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी और इधर मेरे पास डी वो नाम देना है जिस नाम से ऐप डॉट कन्फिग में ये कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर होगी। हमने ऐप डॉट कन्फिग के बारे में पहली क्लासेस में पढ़ा था कि ऐप डॉट कन्फिग कन्फिगरेशन फाइल है। जिस तरह PHP के अंदर हमने कन्फिग की फाइल बनाई थी जहां हम डीबी के कनेक्शन को स्टोर कर रहे थे, यहाँ पर एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी कन्फिगरेशन है और इस केस में जो डीबी की कनेक्शन स्ट्रिंग है वो ऐप डॉट कन्फिग में जाकर स्टोर होगी। नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वेरियस वर्जन मिल जाएंगे एंटिटी फ्रेमवर्क के। मैं लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके रेफरेंस को ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका डीबी लोड हो जाएगा। जिस डीबी को आपने कनेक्ट किया है उसमें जो भी व्यूज, स्टोर, प्रोसीजर और टेबल्स होंगे जिनको आप एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से क्लासेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी ORM की मदद से, उसको आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से यूजर्स की टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर फिनिश कर लेता हूँ। ऐसा करने से मेरे पास एंटिटी फ्रेमवर्क का रेफरेंस ऐड होगा और कुछ क्लासेस जनरेट हो जाएंगी। जिस डेटाबेस पर हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारे पास एक टेबल है यूजर्स के नाम का। तो ORM चूंकि हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क ORM क्या करेगा, उस यूजर्स के टेबल को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, यूजर की क्लास के अंदर।
It will take some time to because it is installing the references for the entity framework. तो हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है. Once all the references are added, तो आपके पास एक डिजाइनर विंडो ओपन होगी जिस पर आपको क्लास डायग्राम शो होगी. अच्छा जी, ये हमारे पास क्लास डायग्राम आ गई. हमारे पास जो टेबल था यूज़र का, उसकी इसने क्या बना दी, क्लास डायग्राम बना दी. अब अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर posdb.edmx की फाइल ऐड हुई है. EDM स्टैंड्स फॉर एंटिटी डेटा मॉडल एंड X स्टैंड फॉर XML की ये डायग्राम की एक XML बनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ. इसको सेव कर देते हैं पहले. यानी ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग हुई है. आपका टेबल था यूजर्स का, उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस क्लास के अंदर. ये आपकी क्लास डायग्राम है. अभी रिलेशन कुछ नहीं था. आप जब मल्टीपल टेबल्स और उनके रिलेशन होंगे तो यहाँ पर दूसरी क्लासेस भी आएंगे और उनके दरमियान क्लास डायग्राम भी आपके पास क्या हो रही होंगी, रिफ्लेक्ट रिलेशन भी रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे उन क्लास डायग्राम के अंदर. तो सेव करते हैं. ये हमारे पास क्लास डायग्राम सेव होगी. इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ. क्लोज करने के बाद यहाँ आता हूँ और यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें. पहले आ जाए ऐप डॉट कन्फिग में. हमने जो नाम रखा था कनेक्शन स्ट्रिंग का POSDB एंटिटीज, उस नाम की यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड हुई है. ये इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी कनेक्शन स्ट्रिंग. अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो, कोई चीज़ अगर आपने सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ की होगी तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा. लेकिन चूंकि मैंने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को यूज़ किया है, मेरे पास इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मतलब है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया, तो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था. ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसने ऐड कर दी. एंटिटी फ्रेमवर्क हमने ऐड किया था, उसके रेफरेंसेस इसने ऐड कर दिए. अगर आप यहाँ आ जाएं रेफरेंसेस में तो इसने DLLs भी एंटिटी फ्रेमवर्क की ऐड की होंगी. यहाँ पर इसने ऐड नहीं की, पर इसने यहाँ रेफरेंसेस ऐड कर दिए हैं हमारे पास. अभी हम देखेंगे कि नहीं होंगे तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं. अब यहाँ हम आ जाते हैं. यहाँ पर आने के बाद आप देखें तो आपके पास कुछ इस तरह की फाइल्स आ गई. ये वो है एंटिटी, ये CS की फाइल, ये एंटिटी डायग्राम आ गई. ये आपकी आ गई बेसिकली जिस XML की मदद से डायग्राम बनी है आपके पास. ठीक है, इसको कहते हैं एंटिटी डेटा मॉडल XML. ठीक है जी, इसकी मदद से आपकी XML की मदद से डायग्राम बनी है. फिर यहाँ पर आ जाएं कंटेक्स्ट में. ये वो क्लास है जो DB के साथ कम्युनिकेट करेगी. ये देखें, ये क्लास है. इसको आपने बताया हुआ कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है, इस क्लास ने DB के साथ कम्युनिकेट करना है. अच्छा, यहाँ पर ये कुछ रेफरेंसेस के इश्यूज हैं कि हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं हुआ, तो हम यहाँ से ये रेफरेंसेस को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ऐड. वैसे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास ऐड हो जाएगा जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे. यहाँ रेफरेंसेस में आएँ, ऐड रेफरेंसेस में जाएं. आपके पास ये इशू नहीं आएगा क्योंकि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो एंटिटी फ्रेमवर्क खुद इंस्टॉल करके यहाँ पर रेफरेंसेस ऐड करेगा. मैंने जान के रेफरेंसेस को इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैंने यहीं पर डेमो तैयार किया था, तो मैंने रिमूव की थी इन रेफरेंसेस को. इस वजह से मेरे पास ये इशू है. आपके पास ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे. इन केस अगर ना रिजॉल्व हो तो आपने यहाँ पर आकर एंटिटी फ्रेमवर्क की DLL को इंस्टॉल कर लेना है, तो ये इशू आपके पास रिजॉल्व हो जाएगा. तो अभी जब आपके पास ये एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पर आ गया तो ये देखें, ये इशू आपके पास रिजॉल्व हो गया. यहाँ पर आपके पास जितने भी क्लास डायग्राम बनी होंगी,
जितने भी टेबल्स ट्रांसलेट हुए होंगे ORM की मदद से, उनके डीबी सेट बनेंगे। ये डीबी सेट क्या डोनेट करता है कि ये यूजर्स का टेबल है और उसको मैंने किस में ट्रांसलेट किया, इस यूजर की क्लास में। अब यहाँ पर अगर आप कनेक्शन स्ट्रिंग इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाएं, तो आपको ये क्लास मिलेगी जो इसने ट्रांसलेट की है ORM ने। ये देखें, ये क्लास इस ORM ने बनाई है कि आपके पास यूजर की क्लास बनी और उस क्लास के अंदर आपके पास जितने भी उस टेबल में कॉलम्स थे वो सारे ट्रांसलेट हो गए किसके अंदर, इनटू दिस प्रॉपर्टीज। तो ये आपके पास काम करता है एंटिटी फ्रेमवर्क, कि वो आपके पास क्या करता है, एक ORM का काम करता है कि आपके डेटाबेस के टेबल्स को डॉट नेट की क्लासेस के अंदर मैप कर देता है। ये हमने नहीं बनाई, खुद ब खुद बनी डेटाबेस के टेबल्स की मदद से। ये फायदा है एंटिटी फ्रेमवर्क का। अच्छा, अब हम आते हैं और करंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डीबी को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, हमें जिस क्लास को यूज करना है वो ये है डीबी एंटिटीज की क्लास। ठीक है, यहाँ हम आ जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेटाबेस के अंदर पहले से यूजर्स मौजूद हैं उनको यहाँ पर इस डेटा ग्रिड में लोड करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फॉर्म लोड के अंदर, और सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने आपको कहा डीबी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जिस क्लास का इस्तेमाल करना है वो है POS डीबी एंटिटीज। इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ डीबी कंटेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू POS डीबी एंटिटीज। ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने किस टेबल से डेटा लेके आना है, यूजर्स के टेबल से। मैं कहता हूँ डीबी कंटेक्स्ट, जो मैंने वेरिएबल बनाया, इसके साथ जब मैं डॉट लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर ये यूजर्स मिलेंगे। ये कैसे, ये यूजर कहाँ से मिलेंगे, देखें मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया है POS डीबी एंटिटीज का बनाया है। अगर मैं इसी क्लास में जाऊं, गो टू डेफिनेशन करके, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये टेबल आ रहे हैं। ठीक है, जितने टेबल्स यहाँ पर होंगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पर मुझे इसकी ये प्रॉपर्टीज वहां पर मिल जाएंगी, और ये प्रॉपर्टीज बेसिकली टेबल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वापस जाता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैंने इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे गेट करके लाने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टू लिस्ट कर दूंगा, तो जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे आ जाएंगे। और इसको, अब ये लिस्ट आई है तो ये लिस्ट ऑफ यूजर्स है, मैं इसको वेरिएबल में ही स्टोर कर देता हूँ सिंपल, ताकि मुझे इसको एग्जैक्ट ना ही बताना पड़े। लेकिन अगर आप इस को आवर करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि ये लिस्ट ऑफ टी है, यानी टेम्पलेट, और नीचे एंड पर बता रहा है कि टी इज ए यूजर। ठीक है, इसका मतलब ये लिस्ट ऑफ यूजर बनी। अब मैंने क्या करना है, जो डेटा ग्रिड व्यू है मेरी, उसका डेटा सोर्स सेट करना है। मैं कहता हूँ डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू यूजर्स। अब ये डेटा सोर्स मेरे पास सेट हो गया, यानी डीबी से यूजर्स आएंगे और वो यहाँ पर आकर इसके डेटा सोर्स में सेट हो जाएंगे। अब देखें, ये काम हमने 3 लाइनों में कर लिया। अब अगर यही काम हमें एडियो डॉट नेट के साथ करना पड़ता तो इसके लिए हमें 6 7 8 लाइनें लिखनी पड़ती है। SQL अडाप्टर ओपन करना पड़ता, फिर उसको डेटा सेट में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर वो यहाँ पर हमने डेटा सोर्स पास करना होता ग्रेड को। जबकि यहाँ पर हमने सिंपली 3 लाइनों के अंदर वो काम हमने क्या कर लिया, निपटा लिया। इसको रन कर। अच्छा जी, मेरे पास कुछ कनेक्शंस, सॉरी, ये एंटिटी फ्रेमवर्क के रेफरेंसेस के इशू आ रहे थे, क्योंकि मैंने यहाँ से जाकर रेफरेंसेस को रिमूव किया था प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। इस वजह से मेरे पास इशू आ रहा था। तो मैंने दोबारा से इन रेफरेंसेस को ऐड किया है एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करके। लेकिन आपके पास, जिस प्रोसेस से मैं लेके चल रहा हूँ, आपके पास ये इशू नहीं आने वाला, क्योंकि आपके पास ये रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। In case अगर आपके पास ये इशू आए तो you have to make sure that both these references, entity framework and entity framework.sql services server is installed there। तो अगर ये दो होंगे तो फिर आपके पास काम चलेगा, अदरवाइज आपके पास इशू आएगा। मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमने जो फॉर्म के अंदर चीज़ें
ग्रिड में लोड की हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड शो होना चाहिए। ये देखें जी, ये फॉर्म जो हमने बनाया था उसके अंदर रिकॉर्ड हमारे पास क्या आ गया जी, ये ग्रिड जो हमने बनाई थी वो रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर शो हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को फिल करते हैं, ऐड यूजर पर क्लिक करते हैं और रिकॉर्ड को ऐड करते हैं यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। अभी हमने एडियो डॉट एंटिटी डेटा मॉडल की मदद से यानी एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से रिकॉर्ड को क्या किया है, सिंपली शो कराया है, रिट्रीव किया। अब हम ऐड करते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, ताकि हम ऐड पर जा सकें। अच्छा, सबसे पहले हमें सारी चीज़ों को गेट करना है, वो तो एक सिंपल प्रोसेस है। और उसको हमने जो यूज़र का मॉडल है उसमें सिंपली क्या कर देना है, जो हमारे पास यूज़र का मॉडल ORM जो बना है उसमें हमने सिंपली इसको स्टोर करना है। ORM ने जो ट्रांसलेट किया है इनटू क्लासेस, ये यूज़र का मॉडल उसने बनाया है, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़र का मॉडल। रेफरेंस को मैं यहाँ पर ऊपर नेम स्पेस में ऐड कर देता हूँ ताकि ये एक दफ़ा ही मेरे पास ऐड हो जाए। ठीक है, वो नेम स्पेस में मैंने ऐड कर दिया, वो यहाँ से हमारा हट गया। अब हम क्या करते हैं, यूज़र डॉट, अब इसके साथ डॉट लगाएंगे तो इसकी हमें सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो हम सबसे पहले यूज़र डॉट नेम कर लेते हैं कि नेम हमारे पास क्या है, जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है डॉट, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट ईमेल का टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास ईमेल TB डॉट उसका जो टेक्स्ट है, सेम गोज विद यूज़र डॉट फोन इज इक्वल टू फोन TB डॉट का जो टेक्स्ट है। इसी तरह से यूज़र डॉट जेंडर, और जेंडर के लिए हम जिस तरह से काम करते हैं कि अगर मेल RB जो है वो डॉट चेक है, तो हमें चूँकि बाइट में इसको स्टोर करना है हमारे पास DB में, तो हमने करना है कन्वर्ट डॉट टू बाइट, और हमने 1 स्टोर करना है तो इसको बाइट में। ये प्रोसेस हम बहुत दफ़ा, तीनों दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या प्रोसेस है, ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस, अब आपको समझ आ जाना चाहिए। इसी तरह से हम स्टेटसेस को स्टोर करते हैं, यूज़र डॉट स्टेटस इज इक्वल टू, मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मेरे पास स्टेटस वो है डॉट उसका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, इफ इट इज इक्वल टू एक्टिव, तो ये 1 स्टोर हो जाए। ये सारी फील्ड हमारे पास आ गई। अब हमने यहाँ पर ऐड करना है, ऐड करना है तो मुझे क्या करना है, POS DB एंटिटीज का ऑब्जेक्ट बनाना है, DB कंटेक्स्ट करके इक्वल टू न्यू DB कंटेक्स्ट, सॉरी इज इक्वल टू न्यू POS DB एंटिटीज। अब ऐड करना है तो देखें, DB कंटेक्स्ट कौन से टेबल में ऐड करना है, यूजर्स के, तो हम करेंगे यूजर्स। अब इसके रैपर मेथड को हमने यूज करना है, रैपर मेथड कौन सा, ऐड। इसको क्या चाहिए, अब देखो यूजर के टेबल में इसको चाहिए होगा यूजर, ये देखें ये खुद बता रहा है क्योंकि इसने ही मैप किया हुआ है ना डेटा, ORM तो ये खुद है, इसने यूजर के टेबल को यूजर की क्लास के साथ मैप किया, तो ये अब खुद बता रहा है कि इसको यूजर की एंटिटी या यूजर का ऑब्जेक्ट दो। अब ये यूजर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ये हम इसको पास कर देते हैं। इसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है ताकि ये चेंजेस जो आप कर रहे हैं ये परसिस्ट हो जाएं, DB में चली जाएं, DB कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस को आपने कॉल करना है। अब ये चेंजेस आपके पास DB के अंदर चली गई होंगी। यहाँ पर अब मैं मैसेज बॉक्स कराता हूँ और इसके बाद क्या करा देता हूँ कि यूजर एडेड सक्सेसफुली। अच्छा, अब ये जब यूजर ऐड हो जाएगा मुझे ग्रिड को रिफ्रेश भी कराना है। अब ग्रिड को रिफ्रेश कराना है, यही कोड मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, बजाय इसके इस कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करने के, 3 लाइनें लिखने के, मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ प्राइवेट
वाइड रिफ्रेश यूजर्स। तो इस कोड को यहाँ से कट करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, रिफ्रेश यूज। यहाँ भी कॉल कर लूँ ताकि जब फर्स्ट टाइम फॉर्म लोड हो तो डीबी में जितने भी यूजर्स हैं वो शो हो जाए। यहाँ पर कॉल करता हूँ कि जब नया यूजर ऐड हो तो वो ग्रिड मेरे पास क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। अब जाते हैं यहाँ से यूजर्स ऐड कर। ये नया यूजर ऐड करते हैं। यूजर एडिट सक्सेसफुली, अभी ग्रिड में नहीं आया, जी ओके करूंगा, ग्रिड रिफ्रेश होनी चाहिए। तो देखिए ग्रिड रिफ्रेश होगी और ये जो नया यूजर हमने ऐड किया ये इस ग्रिड के अंदर आ गया। अब देखें, विद जस्ट दीज 3 लाइन, ये 2 लाइन्स, अब ये 3 लाइन्स का कोड है एंटिटी फ्रेमवर्क का, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स के अंदर, यूजर्स के टेबल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिलीट वाला काम करते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी आईडी एंटर करूंगा, अगर वो यूजर्स के टेबल में है तो वो डिलीट हो जाना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें वो कहे कि दिस यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे डिलीट के बटन पर इस आईडी को गेट करना है पहले, ठीक है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने अब यूजर की आईडी को गेट करना है, तो मैं कहता हूँ यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी टीबी डॉट टेक्स्ट। अब चूंकि ये आईडी है तो मुझे इस टेक्स्ट को, टेक्स्ट तो ये स्ट्रिंग है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ये मैंने कन्वर्ट कर ली। अब मैंने क्या करना है, मैंने पहले देखना है कि डेटाबेस के अंदर जो यूजर आईडी यूजर ने लिखी है उसके अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं है। तो देखिए मैं कैसे देखूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब मैं वेयर की क्लास लगाऊंगा, लेकिन वेयर की क्लास अब मैं लिंक के जरिए लगाऊंगा, यहाँ पर एक मेथड को यूज करके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले, अब पहले तो हमने डीबी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो फिर अगेन हम पीओएस डीबी एंटिटीज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डीबी कंटेक्स्ट इक्वल टू न्यू पीओएस डीबी कंटेक्स्ट। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट बार बार बना रहे हैं तो आप इसको बेहतर है कंस्ट्रक्टर में बना लें, तो वो ज़्यादा इजी होगा, ताकि आपको बार बार रिपीट ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ पर अभी फिलहाल तो मैं यहीं बनाता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ यूजर्स। अब यहाँ तक ये सारे यूजर सेलेक्ट करेगा, मैंने क्या करना है, डॉट वेयर। अब ये जो वेयर है ना, ये आपके पास क्या है जी, प्रेडिकेट है कि यहाँ पर लिंक एक्सप्रेशन आपने इसको पास करनी है। समझिए एक फंक्शन है आपके पास, इसके अंदर आपने एक अनोनिमस फंक्शन पास करना होता है, यानी फिल्टर पास करना है जिस बेसिस पर ये सारे यूजर्स में से सिलेक्ट करेगा। इधर हम जो फिल्टर पास करते हैं उसको हम कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपने पूरा फंक्शन नहीं बनाना, आपने इमीडिएटली एक ही लाइन में फंक्शन लिखा, वो क्या रिटर्न करेगा वो लिख दिए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स, दैट एक्स कुछ भी वेरिएबल है, गोज टू, ये इसको कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। अब मैं कहता हूँ एक्स, तो एक्स यूजर है, यहाँ पर यहाँ पर एक्स जो सिलेक्ट हो रहा है वो कोई भी यूजर है। इसके साथ डॉट लगाऊंगा ना तो ये यूजर की प्रॉपर्टीज शो करेगा। अभी आप देखिएगा यहाँ पर एक्स गोज टू, ये इसी तरह आएगा डॉट, ये अब वो यूजर है, आपने लेट्स सपोज लूप चाह रहा है, पहला यूजर आ गया यहाँ पर, डॉट आईडी, ये उस यूजर की आईडी आ गई। अब हमने क्या करना है, वो यूजर सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी किसके साथ मैच करेगी, जो फ्रंट एंड से यूजर पास हुआ है यहाँ पर। ये मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन के जरिए, यानी एनॉनिमस फंक्शन के जरिए मैंने ये वेयर क्लास में एनॉनिमस फंक्शन पास किया। अब ये सारे यूजर्स में से वो वाले यूजर सेलेक्ट करेगा जो, जिसकी आईडी ये होगी। अब ये चूंकि हमारे पास प्राइमरी की है तो इसका मतलब है तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही आएगी, तो हम यहाँ पर कर देते हैं फर्स्ट और डिफॉल्ट। अच्छा, यहाँ पर अब दो चीजें, फर्स्ट और फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब आपको बहुत सारे मेथड ऐसे मिलेंगे जिसमें और डिफॉल्ट भी लिखा होगा,
अब अगर आप फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आईडी आपने पास की है अगर उसके अगेंस्ट यूज़र मौजूद ना हुआ तो एक्सेप्शन आ जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने जो आईडी पास की है उसके अगेंस्ट यूज़र ना हुआ तो आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न होगी, और आपने पढ़ा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर नॉन परमिटिव डेटा टाइप इज नल, यानी क्लास के लिए नल होगी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट करते हैं कि अगर यूज़र ना मिले तो आपने क्या रिटर्न कर देना है, नल रिटर्न कर देना है, क्योंकि क्लासेस की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू या रेफरेंस टाइप्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है। तो हम कहते हैं वेरिएबल यूज़र, एक ही यूज़र मिलेगा। फर्स्ट इसलिए लिखा कि पहला जो अक्रंस मिले, और डिफ़ॉल्ट इसलिए किया है कि ताकि अगर नहीं मिलता तो इस यूज़र में नल आए, एक्सेप्शन सॉरी एक्सेप्शन आए। अब यहाँ पर मैं अब चेक लगा लूंगा कि अगर यूज़र नल नहीं है तब ही उसको डिलीट करेंगे, इज नॉट इक्वल टू नल। और अगर नल है तो एल्स लगाकर हम क्या कर देंगे, मैसेज बॉक्स शो कराएंगे कि यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर नल नहीं है तो अब डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमने सिंपल डीबी कंटेक्स्ट, कौन से टेबल से डिलीट करना है, यूजर्स के टेबल से। हमने किया यूजर्स डॉट, अब डिलीट करना है तो रिमूव, जैसे लिस्ट में जो ऑपरेशंस थे ना वो ऑपरेशन यहाँ पर। अब इसको एंटिटी चाहिए, एंटिटी कौन सी चाहिए, जो यूजर हम डीबी से लेके आए इसी को डिलीट करना है ना, यूजर। अब ताकि ये डिलीट हो जाए और चेंजेस परसिस्ट करें तो अगेन सेव चेंजेस। अब ये यूजर यहाँ से डिलीट होगा। डिलीट करने के बाद हमने मैसेज अगर दिखाना है तो मैसेज दिखा दें और ग्रिड को रिफ्रेश कर दें ताकि आपके पास ग्रिड रिफ्रेश हो जाए। मैं सिंपल ग्रिड को रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं मैसेज नहीं दिखा रहा, हमें वहां पता चल जाएगा कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी आईडी लिखता हूँ पहले जो एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस 2005 को जो हमने आखिरी ऐड किया है इसको डिलीट करते हैं। ये देखें ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब इसी तरह अगर 1008 वाले को डिलीट करें, ये डिलीट हो गया। इस तरह से आप क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने रिट्रीवल का कर दिया, ऐड का कर दिया, डिलीट का कर दिया। आपके लिए सिर्फ एक ऑपरेशन रह गया है अपडेट का, वो आपने करना है। मैं आपको टास्क भेजता हूँ। अच्छा, आपने ये इस तरह से ये काम नहीं करना, आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है, जितना रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है ये उठ के यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इधर आपके पास एक आईडी भी बनी हो, आईडी का बाय डिफॉल्ट उसको हिडन रख लें बेशक, और उसको बेशक हिडन रखें, आप यहाँ पर शो ना करें। जब आप क्लिक करें तो वो वहां पर आईडी की वैल्यू उसके पास चली जाए, नेम की इधर चली जाए, फोन की इधर अपनी अपनी जगहों पर आ जाए। जब डिलीट करें तो आपके पास ये वाला यूजर यहाँ से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए और फॉर्म क्लियर हो जाए। अब आपको मैं टास्क बता देता हूँ कि टास्क आपने क्या करना है। अच्छा, ये देखें जो कल आपने काम किया था जिस पर आपने लिंक टू सीक्वल की मदद से स्टेटस के टेबल पर ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, सेम वही काम करना है वही। लेकिन अब यहाँ पर आपने सारे करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। कल मैंने आपको जो है दो ऑपरेशन दिए थे, एक रिट्रीव का और दूसरा क्रिएट का था, लेकिन यहाँ पर अब आपने चारों ऑपरेशन करने, क्योंकि तीन मैंने करा दिए, एक आपने करना है। बाकी वही काम है, लेकिन अब ये काम आपने किसकी मदद से करना है, एडीओ डॉट नेट एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से करना है, स्टेटस के टेबल के ऊपर। वही काम जो आपने इससे लास्ट वाली लैब में जो मैंने आपको दी थी वो काम किया था, जिसमें आपने लिंक टू सीक्वल की मदद से करंट ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। अब आपने क्या करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से करंट ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने। आई होप कि ये चीज़ें आप कर लेंगे और आपको इसमें कोई
मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई इश्यू हुआ तो मुझे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।